आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में। और मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील आज आपके लिए 8 नवंबर 2022 में एक चंद्र ग्रहण होने वाला है और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानना बताना बहुत जरूरी है। जैसे अभी सूर्य ग्रहण हुआ था 25 अक्टूबर को और सभी लोगों ने उसको फॉलो किया था क्योंकि वो भारत में दिखाई दे रहा था। बहुत से वीडियोज कई बार अपलोड होते हैं जो हमारे यहाँ भारत में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियोज अपलोड होने की वजह से आप उसके बारे में कई बार पूछते हैं। लेकिन असलियत यह है कि जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण भारत में जो ग्रहण लगता है उसको हमने फॉलो करना जरूरी होता है और जो हमारे यहाँ नहीं होता है उसको नहीं करना होता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसकी सबसे बड़ी एक बात यह ध्यान रखें कि जब वो हमें दिखाई देने लगता है या जिस स्थान पर जहां से हमारी आंखों से दिखाई देता है वहीं पर उसका प्रभाव होता है, वहीं पर वो मानने योग्य होता है और वहीं पर उसकी रेमेडीज या उसके उपाय करना जरूरी होता है। अब नवंबर में जो होने वाला है 8 नवंबर को, यह इसके बारे में हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि ये एक खग्रास चंद्र ग्रहण है। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है और खग्रास का मतलब होता है पूर्ण, का मतलब पूर्ण मतलब पूरे चंद्रमा को ढक ले। और ये कब होगा? ये हमारे कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को। एक बात ध्यान रखें कि कभी भी चंद्र ग्रहण होगा वो पूर्णिमा को ही होता है और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है। तो यहाँ पे राहु ग्रह का प्रभाव जब होता है तो राहु से जब ग्रसित होता है चंद्रमा पूरी तरीके से, तब जाकर के ये ग्रहण होता है। तो ये कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को दिनांक 8 नवंबर 2022 ईस्वी को दोपहर के बाद से सायंकाल तक होने वाला एक चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है। और आज की हमारी वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसमें हमें क्या करना है, किन राशियों के लिए ये दुखदाई होगा या किन राशियों के लिए सुखदाई होगा, ये क्या प्रभाव करेगा। तो ये जो ग्रहण है इसका मतलब है कि ग्रस्तोदय है का जो ग्रस्तोदय ये चंद्र ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले ये ग्रस्त हो जाएगा। कहने का मतलब पहले इसमें ग्रहण चालू हो जाएगा चंद्रमा में, उसके बाद में ये हमारे भारत में दिखाई देना शुरू होगा। मतलब जब चंद्र उदय होगा उस समय ग्रहण लग चुका होगा, उस समय हमको कटा हुआ या आधा या उसमें छाया दिखाई देगी, तो इसको बोलते हैं ग्रस्त उदय। तो इस प्रकार का यह चंद्र ग्रहण होगा, मतलब ग्रस्त होकर के ही उदय होगा। दूसरी बात यह आती है कि जब हमें उदय होगा, जब हमें दिखाई देगा, वहीं से हमारे लिए प्रभावित होगा, इसलिए हम इसका टाइमिंग वहीं से काउंट करते हैं। अब बात आती है कि ये राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सहित संपूर्ण दक्षिण भारत में यह ग्रहण खग्रास समाप्ति बाद अर्थात खंडग्रास ग्रस्त उदय स्थिति में तथा पूर्वी और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में खग्रास स्थिति में अर्थात चंद्रमा पूर्ण ग्रसित थाली के रूप में उदय होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अधिकांश दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी यूरोप, प्रशांत महासागर व एशिया स्थित सभी देश यथा रूस, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, कजाकिस्तान, मंगोलिया, कोरिया, जापान आदि में भी दिखाई देगा। और इसका जो हमारे यहाँ पे टाइमिंग रहेगा तो संपूर्ण टाइमिंग है तो ये ग्रहण प्रारंभ होगा 2:39 पर और इसका जो खग्रास प्रारंभ होगा 3:46 पर और ग्रहण का जो मध्य होगा वो 4:29 पे होगा और इसका जो खग्रास जो संपूर्ण जो होगा मतलब होगा 5:12 पर। इसके अलावा ग्रहण का जो समाप्ति होगी वो होगी इसकी 6:19 पर। तो इस प्रकार से ये हमारे होगा।
अब हमारे जो हम देख रहे हैं, जयपुर में हम बैठे हैं, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें यह है कि जयपुर में इसका टाइमिंग क्या है। सबसे पहले हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में इनका टाइमिंग रहेगा 5:37 पे चंद्र उदय होगा, और उसके बाद में इसका जो मोक्ष का जो समय रहेगा वो रहेगा 6:19, यानी कि पर्व काल जो रहेगा इनका 42 मिनट का जयपुर में रहेगा। इसके अलावा उदयपुर में 5:57 पे चंद्र उदय होगा और 6:19 पर ग्रहण का मोक्ष होगा और 30 मिनट का पर्व काल रहेगा। इसी प्रकार जोधपुर में 5:48 पर चंद्र उदय होगा और 6:19 पे ग्रहण का मोक्ष होगा, 31 मिनट का पर्व काल रहेगा। इसके अलावा नाथद्वारा में 5:48 पर और होगा, और शुरुआत जैसे चंद्र उदय होगा और 6:19 पे ग्रहण का मोक्ष होगा और 31 मिनट का ये पर्व काल रहेगा। इसके अलावा उज्जैन 5:41 पर चंद्र उदय होगा, 6:19 पे मोक्ष होगा और 38 मिनट का पर्व काल रहेगा। वाराणसी में 5:10 का चंद्र उदय होगा और 6:19 पे ग्रहण का मोक्ष होगा और 1 घंटा 9 मिनट का पर्व काल रहेगा। सूरत का 5:56 पे चंद्र उदय होगा, 6:19 पे मोक्ष होगा और 23 मिनट का पर्व काल रहेगा। नासिक में 5:56 का चंद्र उदय होगा, 6:19 पे मोक्ष होगा और 23 मिनट का पर्व काल रहेगा। दिल्ली में 5:29 उदय होगा, मोक्ष होगा 6:19 पर, 50 मिनट का समय रहेगा। मुंबई में 6:01 का समय रहेगा उदय होने का, मोक्ष होगा 6:19 पर, 18 मिनट का समय रहेगा। कोलकाता में 4:52 समय रहेगा उदय होने का, 6:19 समय रहेगा मोक्ष का और 1:27 टोटल समय रहेगा पर्व काल का। माउंट आबू में 5:53 का समय रहेगा उदय का, 6:19 का समय रहेगा मोक्ष का और 26 मिनट टोटल टाइम रहेगा पर्व काल का। डिब्रूगढ़ में 4:17 पे उदय होगा और 6:19 पे इसका मोक्ष होगा और 2 घंटे 2 मिनट का पर्व काल रहेगा। तो ये समय था आसपास के सभी क्षेत्रों का, और इसी तरीके से अन्य जगहों पर भी आपको जानना चाहिए। अब इसके अलावा बहुत सी और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये किन किन राशियों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे, कैसे कैसे अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो ग्रहण हो रहा है, ये इस ग्रहण का सूतक दिनांक 8 नवंबर 2022 को प्रातः सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। सामान्यतः कोई भी चंद्र ग्रहण का सूतक जो लगता है वो 9 घंटे पूर्व लगता है, और किंतु ये जो ग्रहण है ये ग्रस्त उदय होगा। मैंने आपको बताया कि जब ग्रस्त हो जाएगा उसके बाद उदय होगा, इसलिए इसमें जो भी धार्मिक जन या जो भी लोग हैं वो सूतक प्रारंभ होने के बाद में बच्चों और वृद्धों को छोड़ करके भोजन आदि ना करें। और ग्रहण का जो राशिफल है वो, अच्छा दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सूतक ग्रस्त उदय, जैसे मान लो जो उदय का हमने जो टाइमिंग बताया है उससे 9 घंटे पहले अपने जगह का टाइमिंग देख लें, वहां से सूतक प्रारंभ होगा, तो जो चंद्र उदय होगा उसका। अब इसका राशिफल देख लीजिए आप कुछ, कि यह ग्रहण भरणी नक्षत्र और मेष राशि में घटित होने जा रहा है। अतः इस नक्षत्र व राशि में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष कष्टप्रद होगा, और जिन राशियों पर ग्रहण का अशुभ फल लिखा है उनने यथाशक्ति जाप व पाठ करना चाहिए। समस्त 12 जो राशियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि मेष राशि, इसके लिए दुर्घटना और भय की संभावना रहेगी। वृषभ राशि पे धन हानि की संभावना रहेगी। मिथुन राशि पे उन्नति और लाभ अच्छा है। कर्क राशि पे सुख और वैभव अच्छा है। सिंह राशि पे मानहानि और भय की संभावना रहेगी। कन्या राशि पर शरीर कष्ट रहेगा
और तुला राशि पे दाम्पत्य कष्ट रहेगा। वृश्चिक राशि पे कार्य की सिद्धि होगी। धनु राशि में चिंता और पीड़ा रहेगी। मकर राशि वालों को रोग भी सताएगा। कुंभ राशि वालों को धन लाभ की प्राप्ति होगी और मीन राशि वालों को व्यय वृद्धि होगी। इसमें जैसे खर्च अधिक होगा। अब इसके अलावा इसके कार्तिक मास में मंगलवार को जो ग्रस्त अध्यय चंद्र ग्रहण से होने से जो कुछ बड़ी घटनाएं हैं, जैसे कि होने से इससे लूटपाट, चोरी, अग्निकांड की घटनाएं बढ़ेंगी तथा शीतकालीन फसलों में रोग प्रकोप बढ़ेगा। राजनेताओं में खींचतान बढ़ेगी। ग्रहण के समय चंद्र राहु का सूर्य बुध शुक्र केतु से समसप्तक योग बनने से प्राकृतिक प्रकोप से जनधन की हानि तथा धातु व रस पदार्थों में भी तेजी होगी। तो ये था इसका कुछ राशिफल और कुछ घटनाओं का। अब बात आती है कि इसमें कुछ पर्सनली आपके बारे में बताएं कि जैसे आपकी कुंडली है और कुंडली में अगर आपको इस तरीके का कोई ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष का मतलब है कि जब सूर्य और राहु कुंडली में एक स्थान पे बैठते हैं तो वो सूर्य ग्रहण दोष होता है, और अगर चंद्रमा और राहु एक स्थान पे बैठते हैं तो वो चंद्र ग्रहण दोष बनता है। तो अगर चंद्र ग्रहण दोष या इस तरीके का होता है तो उन लोगों को मानसिक तनाव या इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा सताती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो आपके मन का कारक होता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, तो चंद्रमा मन का कारक होता है। और इसलिए आदमी को, किसी भी इंसान को जब ग्रहण होता है इस तरीके का चंद्र ग्रहण, तो वो एक मानसिक तनाव पैदा करता है। जब मानसिक तनाव होता है तो अनेकों प्रकार के बुरे विचार आने लगते हैं और इस वजह से कई तरीके की समस्याएं घटित होने की संभावनाएं हो जाती हैं। जब तक हमने ये चीज पहले ही बता दी कि जब तक आंखों से देखने का होता है कोई भी ग्रहण, तब तक वो हमारे यहाँ पे माना जाता है, उसका प्रभाव होता है। और अब कुछ बता दें नियम आपको कि जब कोई भी ग्रहण के लिए आप उपाय करते हैं या कुछ करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रहण का नियम यह है कि आप एक दिन पहले, एक दिन ग्रहण का, एक दिन बाद तक आप इनका जो हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, वो आप रख सकते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी बताया है कि जो पुत्र वाले गृहस्थी हैं उनको ये उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी रख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हम इसमें स्नान वगैरह करें, दान वगैरह करें, तो इसकी टाइमिंग क्या, कैसे। तो देखिए टाइमिंग तो आपको मिल चुकी है कि ग्रह की कब कहां कैसे होगी। अब बात आती है कि इसमें आपको करना कैसे है। तो ये तो सीधी सी बात है कि सूतक प्रारंभ होने से पहले एक तो आप ये ध्यान रखें कि सूतक जब प्रारंभ होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि जहां पे चंद्रमा जिस समय उदय हो रहा है उससे 9 घंटे पहले सूतक होगा। सूतक से पहले जितने भी भोज्य सामग्री, खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी में आप, या जल पानी पीने के लिए है या जो भी है, उसमें आप एक तुलसी का पत्ता या डाब जिसे बोलते हैं कुशा, उसे आप डाल दें। कुशा का बहुत अधिक प्रभाव होता है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप कुशा हो सके तो कुशा डालें और नहीं तो तुलसी का पत्ता उसमें डालें। अगली बात आती है कि आप इसमें जो भी सामग्री ऐसी हो, जैसे रोटी वगैरह आप बनाते हैं, खाना भोज्य जो आप बनाते हैं, वो एक ग्रहण के बाद में वो खाने योग्य नहीं रहता है, इसलिए आप उनसे बचें, वो पहले आप बना करके ना रखें। जो सामग्री ऐसी हैं जो हमेशा आपको यूज करनी है, जैसे आपके आटा होता है, गेहूं होते हैं, तो इस तरीके की सामग्री में आप कुशा वगैरह का प्रयोग करें। दूसरी बात यह है कि आप जब आपके ग्रहण का प्रारंभ होगा, जब स्पर्श होगा अपनी अपनी जगहों के अनुसार, और जब मध्य होगा और मोक्ष होगा, ये 3 चीजें होती हैं। तो जब स्पर्श होगा उस समय आप स्नान करें, और ये ध्यान रखें कि जिनकी राशियों पे ज्यादा हमने बताया है वो राशि के अनुसार है। इसके अलावा कुंडली के अनुसार भी आप दिखा लें। अपने अच्छे रिजल्ट के लिए आप हमें कुंडली दिखा करके भी चेक करवा सकते हैं कि आपको ज्यादा परेशानी तो नहीं आएगी इस ग्रहण की। तो आप कुंडली चेक करवा करके और अपना स्पेशल उपाय भी जान सकते हैं। तो कुंडली में जरूर देख लें, और कुंडली और ये इस तरीके की राशि में मिलान करके फिर देखें कि आपको कितना कष्ट हो सकता है, इससे उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जब ग्रहण का स्पर्श हो तब आप स्नान करें। ग्रहण के स्नान के तुरंत बाद में आप जो है
जाप प्रारंभ करें। जो भी आप पूजा वगैरह करना चाहते हैं वो आप जप करें। इसमें आप किसी भी प्रकार के जाप कर सकते हैं। आपका कोई गुरु मंत्र आपने ले रखा हो, आप उसको अच्छे से बलवान बनाने के, उसको सिद्ध करने के लिए उसका जप कर सकते हैं संकल्प लेकर के। और आप इसमें चंद्रमा को बलवान करने के लिए चंद्रमा का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप राहु की शांति के लिए भी आप उनका भी जाप कर सकते हैं, लेकिन संकल्प इसी तरीके का बोलें। राहु को बलवान करने के लिए ना बोलें, राहु की शांति के लिए बोलें। चंद्रमा को बलवान करने के लिए बोलें। अपने गुरु मंत्र हो या कोई अन्य मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसको सिद्ध करने के लिए बोले। तो इस तरीके से संकल्प ले रहे हैं आप। और जब तक आपका पर्व काल रहे, मतलब जितनी देर तक का वो समय रहे, उस समय में आप ये जाप करके, और जब मोक्ष हो या जब अंत हो, उस समय पे जब ग्रहण संपूर्ण हो जाए, उस समय आप ग्रहण के मोक्ष के टाइम पे आपको दान करना है। कुछ दान की वस्तुएं आपको रखनी है, जैसे राहु के लिए कंबल वगैरह का दान करते हैं, या अन्य कोई भी वस्तु, सुवर्ण दान, गोदान, रसदान, किसी भी धातु का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सप्त धान्य का दान बहुत अच्छा है, वो आप कर सकते हैं। और वो दान आप उस ग्रहण के मोक्ष के समय में आप दान कर लें। दान करने के बाद में जब ग्रहण कंप्लीट खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में फिर आप दोबारा से फिर से एक बार पुनः स्नान करें। अब इसमें देखिए कहीं कहीं पे एक चीज आती है कि ये जो आप स्नान करते हैं, इसके लिए एक नियम तो यह है कि निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें, ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहन करके स्नान करें। दूसरा यह है कि आप किस तरह के जल में स्नान करें। तो देखिए, गर्म जल से ठंडा जल अधिक लाभप्रद होगा। इसके अलावा ठंडे जल का से भी आपका मतलब जो दूसरे का जल है, उससे अपने घर का जल ज्यादा पुण्यदायक होगा। और इसके अलावा कूप आदि से खींचकर बाहर निकाले हुए जल के बजाय किसी जमीन के जल में आप स्नान करते हैं, जैसे मान लो नदी समुद्र में अंदर जाकर के स्नान करते हैं, किसी भरे हुए जल में अंदर जाकर के, तो वो ज्यादा लाभप्रद होगा। इसके अलावा उससे भी ज्यादा आपको झरने का बहता हुआ जल आ रहा है, उसमें आपको ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा झरने से भी तालाब का आपको ज्यादा लाभ करेगा। और तालाब से नदी का, नदी में भी तीर्थों की नदी, और तीर्थों में भी गंगा जल, और गंगा जी में स्नान करने से भी ज्यादा आपको समुद्र का जल ज्यादा प्रशस्त रहेगा। अब सवस्त्र का मैंने आपको बोल दिया, सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं वो अपने सिर को छोड़ करके स्नान करें, सिर को नाना है, इसका ध्यान रखें। रजस्वला स्त्री कभी भी नदी में जाकर के भरे हुए जल में स्नान ना करें, बाहर ले जा करके और किसी अन्य व्यक्ति से मंगवा करके स्नान करें, और ऐसी जगह पर स्नान करें जहां बह करके नदी में वो जल ना जाए। जो वस्त्र आप पहले स्पर्श वगैरह कर लेते हैं, उनमें सभी में ग्रहण के बाद में उनको शुद्ध जल से या गंगा जल से या अपने घर में वो प्रक्षालन करें, ताकि सभी वस्तुएं शुद्ध हो जाएं। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। ग्रहण का संकल्प आप जैसे लेते हैं तो वो ये इस प्रकार से लेना कि ग्रहण जब स्पर्श हो, जब प्रारंभ हो, तो उसी समय अपने सीधे हाथ में जल लेंगे, और जल लेकर के बोलेंगे कि मैं अमुक गोत्र से अमुक नामनो हम, मतलब अमुक गोत्रोत्पन्न या अमुक नामनो हम, या अमुक गोत्र से अमुक शर्मा, या अमुक जो भी आप लगाते हो शर्मा वर्मा, राहु से ग्रस्त चंद्रमा के समय में अमुक देवता के मंत्र की सिद्धि के लिए, या अमुक देवता को प्रसन्न करने के लिए, या अमुक देवता की शांति के लिए, या राहु ग्रह की शांति के लिए, या चंद्रमा को बलवान करने के लिए, या मेरी कुंडली में जैसी भी स्थिति हो उसका संकल्प बोलें। उस रीजन को या उस परेशानी को आप उनके उसमें सामने रख दें, और इस तरीके से बोलें कि ग्रहण के चंद्र ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। तो इस तरीके से संकल्प लेकर के करें, और अगले दिन जो आपने मंत्र जाप किया है उसका कुछ थोड़ा हवन कर दें। वैसे तो दशांश का नियम बनता है कि जैसे आपने 100 बार मंत्र बोला तो 10 बार मंत्र बोल करके स्वाहा स्वाहा, इस तरीके से आप उस दशांश का करें और हवन करवा दें, कुछ ब्राह्मण भोजन आप करवा दें, अच्छा है। और एक योग्य ब्राह्मण को आप दान करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जितना योग्य ब्राह्मण हो उसको आप दान कर सकते हैं, या किसी हरिजन को आप दान कर सकते हैं। अगर राहु का दान आप कर रहे हैं तो हरिजन को दान कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शुभ होता है। इसके अलावा ग्रहण के समय में कुछ विशेष बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं।
वो है कि आपको सोना नहीं है, सोने से रोग आता है, लघु शंका जाने से दरिद्रता होती है। इसके अलावा आपको शौच आदि क्रिया करने से कीड़ा बनते हैं, स्त्री प्रसंग से गांव के शूकर बनते हैं, उपटन से कौड़ी और भोजन से नरक होता है। इसके अलावा भी और चीजें हैं, जैसे तेल लगाना, बालों में कंघी करना, नाखून काटना, हाथ मलना, ज्यादा बोलना किसी से, किसी को गाली गलौज देना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, इन सभी तरीके की बातों को भी इसमें निषेध है। तो ये भी आपको नहीं। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए ग्रहण को बहुत सुरक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि इनको जो इनके गर्भ में जो बेबी पल रहा होता है, जो संतान होती है, उसका बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को विशेष ध्यान रखना होता है कि वो ग्रहण के मध्य में क्या करें क्या नहीं करें। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज है, हम जैसे इंसान जो बाहर हैं और एक गर्भ के अंदर है, हम बन चुके हैं, अब हमें बनना कुछ बाकी नहीं रहा है, ठीक है, जो बाहर है। लेकिन अंदर जो 9 महीने तक जो बच्चा बन रहा है वो अभी बन रहा है, उसकी क्रिएटिविटी हो रही है। और जिस टाइम पे हम किसी चीज को जब बना रहे हैं, उस समय में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ जाए बनाते समय, तो निश्चित है कि उस समय उसका प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ेगा और वो चीज हमारी खराब हो जाएगी। जब हम कोई काम करते रहते हैं या कुछ बनाते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम किसी को बोलने भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम कुछ बना रहे हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं अगर मेरी कॉल आ गई किसी की, तो निश्चित है कि मुझे दिक्कत हो जाएगी, मेरी वीडियो खराब हो जाएगी। लेकिन अगर ये वीडियो बन चुकी होगी तो उसके बाद में कितने भी कॉल आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बन रही है उसमें अगर कॉल आती है तो प्रॉब्लम होगी। वही बात है कि गर्भ में जो बच्चा बन रहा है, कई लोग कहते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत है, ये है वो है, क्या कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो मैं आपको सही बता दूं कि बच्चा उस टाइम पे बनता है, और जो बनती हुई चीज में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके अंग भंग या किसी भी प्रकार की परेशानी या मानसिक परेशानी, ये सब चीजें होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि ग्रही तो हैं जो 9 महीने तक 9 ग्रह बनाते हैं। जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वो इस चीज को तुच्छ समझते हैं, वो इसको कुछ नहीं समझते। लेकिन आप सोचो कि 9 महीने और 9 ही ग्रह, ये तो सब दुनिया जानती है। तो सीधी सी बात है कि हर महीने में एक ग्रह अपना एक रोल निभाता है और बच्चे में कुछ ना कुछ बना करके जाता है, अपना योगदान दे करके जाता है। तो इसलिए जो महिलाएं गर्भवती हैं वो विशेष ध्यान रखें। जो चीजें इनसे पहले बात बताई है उनका भी विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि अपने गर्भ पर एक तो बाहर ना निकले, बिल्कुल भी ग्रहण का दर्शन ना करें। दूसरा यह है कि अपने गर्भ पर, अपने पेट पर तुलसी के पत्ते का लेप या कुशा के पत्तों का लेप लगा करके और रहे, या कुशा को बांध करके रहे किसी कपड़े से जो उसके पेट से टच रहे, स्पर्श रहे। तो ऐसा सावधानी बरतें। बाकी और सारी चीजें हैं वो सबके समान आपको करनी है, लेकिन इसमें आप थोड़ी सावधानी ये रखें कि कोई लोग बाहर भी निकल सकते हैं जिनके ऊपर इतना कष्ट ना हो। लेकिन आप अवश्य करें, मंत्र जाप करें, अपने संतान गोपाल मंत्र का जाप करें या अपनी राहु की शांति का करें। सबसे मेरे हिसाब से जहां तक है कि आप राहु ग्रह की शांति के लिए करें और कुछ मंत्र जाप चंद्रमा के बलवान होने के लिए करें, क्योंकि ग्रह को बैलेंस करना है। तो ये दोनों कार्य आप करें ताकि किसी प्रकार का मानसिक विकार आपकी संतान में ना आए। तो मुझे लगता है कि 8 नवंबर 2022 को होने वाले चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको कोई जानकारी लगता है कि कम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हम आपको जरूर ही उसका जो आंसर है या रिप्लाई है करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।